नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी पियरी का सपना। तो आइए सुनते हैं कहानी। मैंने अपने प्यार को अंधेरों में छिपा कर रखा और मैं निश्चिंत रही कि मेरी इस निजी और अमूल्य भावना पर किसी की बुरी नजर न पड़ेगी। क्या तुम भी मेरी तरह सोचते हो और अपनी सबसे अच्छी मोहब्बत की भावना को छिपा कर रखते हो? हाँ, हम सभी इसी कोशिश में रहते हैं, खास तौर पर अपोजिट सेक्स के प्रति उमंगते प्रेम को दबाने छिपाने के लिए। मैं रति तिवारी, जिसकी उम्र 50 साल है, कायदे से इस समय अपने इलाके में ललितपुर शहर के लक्ष्मीबाई भवन में भव्य मंच पर रखी कुर्सी पर मुख्य अतिथि के रूप में सुशोभित होनी चाहिए थी। मगर जश्न का दिन, स्त्रियों के कल्याण की मजबूत संस्था का शुभ समय इस तरह नष्ट हो जाएगा, मैं खुद ही हतप्रभ रह गई। कहाँ जाना था, कहाँ पहुंच गई, किस रोशन दुनिया का नेतृत्व करना था, अपने ही भीतर कसे हुए अंधेरे तड़क गए। घर लौट आई, नीले फूलों वाली गुलाबी नाइटी पहन ली, क्रीम कलर की मैरून बॉर्डर वाली साड़ी, कत्थई बालों का ऊंचा जूड़ा, नेचुरल लिपस्टिक, सब थकावट के मारे हुए अस्त व्यस्त और ढीले पड़े हैं। संस्था का समारोह इस तरह चौपट कर देने का मुझे कतई अधिकार नहीं। चेयरमैन एक्शन लिए बिना मानेंगे नहीं। तर्क यह होगा कि नहीं जाने का मन था तो सहमति क्यों दी? आधुनिक विचार वाली स्त्रियों की कमी तो नहीं? तमाम धनी मानी महिलाएं कतार में हैं। पति जवाब मांगेंगे, मैं क्या बोलूंगी? उन बेचारे ने इस अभिनंदन पर्व को हथियाने के लिए कितनी दौड़ धूप की थी। पति ने पत्नी का बिखरता हुआ मन बांध लिया था कि बच्चों से मिली उपेक्षा को भूलकर मन कहीं और रमे। आज क्या किया और क्यों किया? पति को बता सकती हूं मैं? शायद हाँ, शायद नहीं। भय कटा तो दुविधा पैदा हो गई। क्या इसलिए ही अपने आप को खपाया था गैर सरकारी संस्थाओं में? विधवाओं के लिए रोजगार, परित्यक्ताओं के हक और बेसहाराओं के सामूहिक विवाह कराकर चेतना और आत्मविश्वास का परचम नहीं जुड़ा था वजूद से? गफलत, क्या आज का कृत्य गफलत में हुआ? पता नहीं क्या था, सब कुछ करके भी कहीं असहायता में उसकी जरूरत लगती रही। जो आज हुआ, यात्राओं में ऊंचाई फतह करते हुए गौरव तो लगा, चैन नसीब नहीं हुआ। रोशनी दिखी जो बार बार मेरे भीतर छिपे मासूम अंधेरे से टकराती रही। इस जद्दोजहद को किसे बताती? पति को या बड़े हो गए बच्चों को? उनके चलते यह भटकाव है और कहीं तक अशोभनीय बेवकूफी। काश 2 दिन पहले मेरा छोटा भाई जयप्रकाश न आता। ललितपुर जाने की ही तो योजना बना रहे थे हम लोग कि किस वक्त निकला जाए, कितनी देर की यात्रा होगी और कौन कौन किस तयशुदा जगह पर मिलेगा। जयप्रकाश मेरे इसी पलंग पर बैठकर तो पराठे और आलू की सब्जी खा रहा था। मैं बैठी थी ऐन उसके सामने आराम कुर्सी पर। सोच रही थी साक्षरता की बात पर ज्यादा जोर दिया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता के पास कार्य हो न हो, मुद्दे जरूर होने चाहिए। योजना बनाना कार्यकर्ता का प्रमुख उद्देश्य होता है। धरने और हड़तालें उसे आगे ले जाती हैं। मेरे इन महत्वपूर्ण विचारों की लड़ी को यकायक झटका दिया जयप्रकाश ने। जीजी, तुम्हें मुकुंद माधव की याद है? मुकुंद माधव? हाँ, तुम्हारे साथ पढ़ते थे, वे बता रहे थे। मैं जयप्रकाश की ओर देखती रह गई। आश्चर्य और खुशी का मिला जुला भाव सूर्य की तरह चमका, लेकिन तुरंत ही रोशनी ने मुझे डरा दिया। खटका हुआ, क्या जानता है जयप्रकाश? जान से प्यारे मेरे अज्ञात प्रेम को खुले में सूली पर नहीं चढ़ा देगा मेरा भाई। मैं डर गई। मैंने दोबारा मुकुंद का नाम लेने की गलती नहीं की। क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? अरे, जब तुम हमारे जूनियर हाई स्कूल में होने वाले फंक्शन में आने वाली थी, उन्हें न जाने कहां से पता चल गया। वे तो सवेरे से ही स्कूल में आ बैठे। आ बैठे? क्या मतलब? मैं तो तुम्हारे हाई स्कूल गई ही नहीं। हाँ, नहीं आई तुम। तुम्हें मालूम है फिर क्या हुआ? मुकुंद माँ साहब दोपहर से शाम तक बाहर धूप में खड़े तुम्हारा इंतजार करते रहे।
जैसे तुम आते आते कहीं लौट न जाओ। लौटने लगो तो वे तुम्हें पुकार कर बुला लेंगे। हमें हंसी आ रही थी जीजी। कैसे सिर्री पगला माँ साहब हैं, पसीने से तर, चेहरा लाल भभूका, सारी गर्मी सोख गया हो जैसे। मेरे अंदर कहाँ समाया था वह, अनचाहे ही उमंग की तरह उठने लगा। मैं करवट ले रही हूं या वह, या दोनों ही अपनी लौ लगन में जाग पड़े हैं। धड़कन में तेजी और होठों पर कंपन लिए। मैं जानती हूं कि महसूस करना और विलीन हो जाना एक दूसरे से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं, मगर वह क्या क्या और भी जानता है। जिज्जी, उनसे कहा कि मुकुंद माँ साहब बाहर लू लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। पर अजीब खपती आदमी है, भूख प्यास का भी ध्यान नहीं था। मेरे भीतर यकाएक एक प्यासा झरना फूटा। लगभग 30 साल से रूखा सूखा पथरीला पठार तड़का। ओह! तब अध्यापकों की मीटिंग अटेंड करनी थी। साक्षरता को लेकर मुझे अध्यापकों को प्रौढ़ों के लिए प्रेरित करना था। ऐसी उमंग थी जैसे यह भाव ही नई रोशनी हो और अविद्या हो नए अँखुओं के जमने की अंधकारपूर्ण भूमि की सतह। क्या इतना ही था? नहीं, मुझे पता चल गया था कि बानपुर क्षेत्र के किसी स्कूल में मुकुंद माधव नाम का मास्टर पढ़ाता है। जीवन की कटी डोर यादों के सहारे जोड़ती रही हूं तो शायद इसीलिए कि अपने विछोह से प्रेम कर सकें हम। लग रहा था जैसे जीवन का महत्व मृत्यु की नियति में गूंजता है। ऐसे प्रेम बिछुड़ने के बीच हरा भरा मुकुंद चंद्रमा की तरह अपना कृष्ण पक्ष जी रहे हैं। तय पाया कि मैं बहाना कुछ भी लूं, मिलने मुकुंद से ही जा रही हूं। अपने प्यार के लिए साड़ी चुनी है, चेहरा देखा है बार बार आईने में। ढलती उम्र में वह किशोरी उगती आ रही है जिसने बासी परतों को उत्साह की झिलमिलाहट से ढक दिया। हाँ, मैं ताजा दम मुकुंद तुम में अजर अमर होकर समाई हुई हूं बानपुर में, और तुम चाहत की मृग तृष्णा में ललितपुर खंगालते रहे। यह संयोग था या जीवन की अनंत खोज? नहीं तो कोई इतना दूर रहकर निकट कैसे रहता है? अतीत और वर्तमान एकाकार क्यों हो जाते हैं? अब की बार तुमको मुकम्मल पत्र लिख दिया। प्यार के भरोसे पर जीने वाला आदमी इंसान कहलाता है। चाहत में बसी समस्त मनुष्य जाति। मैं अपने ही लिखे पत्र को विस्मय से देखने लगी। पहुंचूंगी, तुमको स्टेशन आना है। कोई पहुंचे कोई आए, यह कैसा अनुभव है कि मुकुंद की छवि को अपनी सांसों में महसूस करूं। ऐसा एहसास क्या जीवन से छूटेगा? जीवन ऐसे ही क्षणों की आशा में जीवंत रहता है, और ये क्षण चाहे जितनी दूरी पर हों, सितारों की तरह मेरी आंखों में लुका छिपी खेलते रहते हैं। पत्र तो लिख दिया। आकर्षण की रफ्तार गुरुत्वाकर्षण की तरह थी। जहां आकांक्षा अटकी वह बेहद मामूली बात थी। पहचानेंगे मुझे? समय का एक बड़ा भाग जो हमसे छूट गया है, उसको कितनी देर में तय किया जाएगा? शरीर पर चढ़ी किशोर वय की सी युवा केंचुल तो अब पुनर्जन्म की तरह कहीं और कभी नहीं मिलेगी। हाँ, मैं बानपुर में भी एक एक अध्यापक के चेहरे पर उसी लड़के का चेहरा चिपकाती रही जिसका नाम मुकुंद माधव था। वक्त कितना बड़ा भ्रम छोड़ गया है। मन की माया कुछ भी रहे, भौतिक बदलाव अपनी जगह हैं। सोचा तो यह भी था, क्या जरूरत है ऐसे बचकानेपन की? मैं कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रही हूँ, और अब मैं केवल मुकुंद की रति ही तो नहीं। यदि मिल भी गए तो क्या कह पाऊंगी, क्या सुन पाऊंगी सबके बीच? वैसे कहना भी मैं क्या चाहती हूँ खुद नहीं तय कर पा रही। मोहब्बत निश्चित ही कहने सुनने की चीज नहीं, क्योंकि कोई भी अबूझ चीज या भावना प्रेम से ज्यादा अबूझ नहीं। इतना ही मिलने की तृष्णा थी तो तब क्यों नहीं मिली जब वे यहां तक चले आए थे। ब्याह हुए 3 साल ही गुजरे थे। बेटा गोद में था। पति का चपरासी एक चिट हाथ में लेकर आया, दिखाने लगा, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे या साहब से? चिट देखी तो धक से रह गई। मुकुंद माधव। मेरे शरीर का रोम रोम झंझना रहा था।
सीने में हलचल थी या बिजली की तड़कन? उफ, मेरे प्रेम को मिलन की ऐसी जरूरत नहीं थी। मुकुंद के प्रकट होने की गति में मेरी सारी गतियां समा गईं या पति के स्वामित्व का आतंक बेआहट चला आया कि उसे महसूस करना ही उस समय मेरे वश में था। जिसे आज चेतना के रूप में जाना समझा है, वह उस दिन मेरे चैतन्य का जड़ भाव था। जुबान तालू से चिपक गई, नहीं पूछ पा रही थी, कहाँ है मुकुंद? नीलम लॉज में। लिबालम? चपरासी पूछ रहा था। उनसे कहना मैं आऊंगी। मैंने फूलती सांसों के बीच निर्णय ले लिया। कैसा भाव था! प्यार की कौंध से दीप्त रहने वाली मैं अनुपस्थित मुकुंद को बाहों में समेटे उसके होठों पर झुककर कितना कितना प्यार करती। अपने घर आंगन के भद्र लोक में टहलाकर आनंद के सरोवर लहरा देती। मनमोहक दुनिया का स्वप्न लोक आज वास्तविक रूप में उजागर होने को है, मगर मेरे डरों का ठिकाना नहीं, इसलिए कि कल्पना वास्तविकता से ऊपर निकल जाया करती है। सच में मेरी भाषा, मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, सारा कुछ मिलकर मुकुंद की ओर बढ़ नहीं पा रहा। मैं क्या रह जाऊंगी फिर? पति से विश्वासघात करने वाली स्त्री, प्रेम करने वाली, सजा पाने की हकदार। उफ, मोहब्बत से ज्यादा पतित और आपराधिक काम कोई दूसरा नहीं है मेरे लिए। नौकरानी से कहा कि वह बाहर के दरवाजे पर ताला डाल दे। मैं अपने बेडरूम में बेड पर ढह गई। मन के कोमल तंतुओं को रौंदती हुई दाम्पत्य के लिए संघर्ष में प्रेम को परास्त कर विजय की ओर बढ़ गई। सोचा यह भी कि यह मेरे द्वारा दिया गया मुकुंद के लिए दूसरा धोखा है। पहला धोखा कॉलेज के दौरान घटित हुआ था। यह जोखिम उठाना मेरे लिए बुद्धिमानी का नतीजा न लाता, या यहाँ पति की जगह पिता का स्थान था, जिसकी मर्यादा रखकर मुझे पिता के परिवार को बेदाग रखना था। त्याग और बलिदान की भी तो अहमियत होती है। मेरे मन का संसार तब इसी बात से आक्रांत था। मानती हूं कि मुकुंद एक बुद्धिमान लड़का मगर निर्धन था। संयोग देखिए कि जुलाई के महीने में ठंडी बौछारों के बीच मिला था। मैं चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी थी। मुझे देखकर नजरें नीची कर ली तो मैंने जोर से कहा, अक्ल वाले हो, नीचे देखकर रास्ता तय करते हो? छाता बगल में है, भीग किस लिए रहे हो? मुकुंद ने छाता मेरी ओर बढ़ा दिया। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मैं तो पहले से भीग रही हूं, तुम भी भीग गए, छाता अब किस लिए? हम दोनों एक छाते में चल रहे थे। कई अफवाहों का जन्म होगा, दोनों ही जानते थे। हुआ भी कुछ इसी तरह। मिट्टी का माधो चिड़िया फांस ले गया, पढ़ते पढ़ते सूख चला था, सब्ज परी पर हाथ मारा। यही है आदर्शवाद, यही है क्रांति, रशियन क्रांति। जनार्दन तिवारी की बेटी रति मजदूर के बेटे मुकुंद के साथ। कहाँ पहुंचेगी यह क्रांति? बहरहाल हम दोनों का प्रेम ही था जो मुझे कॉलेज की यूनियन अध्यक्ष चुनवाकर फतह का जश्न मनाने लगा। देर तक लड़के लड़कियों ने पार्टी का लुत्फ उठाया। मैं मुकुंद के साथ नाच रही थी। ढोलक, मृदंग, मजीरा और बांसुरी का संगीत गूंज रहा था। नाच के बीच सहसा संकोची स्वर सुना मैंने। किसके मुकद्दर में होता है इतना सुख, शानदार सुख? और मुकुंद का एक दोस्त उसी समय उसको लाल रंग का दहकता गुलाब थमा गया था। मुकुंद ने मेरी ओर गुलाब बढ़ाते हुए पूछा था, प्रेम का रंग सुर्ख होता है ना? मैंने आंखों में खुशी भरकर हाँ के संकेत में सिर हिलाया था, जैसे कह दिया हो ऐसे ही रंग में हम जीना चाहते हैं। मुकुंद की आंखें ऐसी पारदर्शी थीं जैसे ओस की बूंदों से बनी हों। प्यार की रोशनाई सी जुड़ी हैं पुतलियां। तभी कुछ लड़के उस पार्टी के बीच आ गए। उनके हाथों में हॉकियां थीं। वे एकाएक आए थे कि संभलने का मौका न मिले। मैंने मुकुंद को देखा, उत्साह काट हो गया। जश्न जहां का तहां थम गया। हाँ, रस रंग में डूबे लोग एकाएक मुठभेड़ के लिए तैयार कैसे होते? तड़ातड़ हॉकियां बरसने लगीं। क्यों मार रहे हो? यह पूछने का न समय था न सबब। हम जानते थे यह हमारी जीत के लिए सजा है।
सहमे हुए चेहरों पर थप्पड़ों की आवाजें गूंज रही थी, एकदम रति तिवारी जिंदाबाद के जवाब सी। लाल गुलाब गिरकर अलक्ष्य हो गया, क्योंकि खून अपने रंग में बहने और फैलने लगा। मैं चिल्लाई, ये हॉकी लेकर आए हैं मुकुंद, तुम लाठी उठाओ, नहीं तो बाहों को फौलादी कर लो। मैं इनसे हारूंगी नहीं, कहकर मैं उन पर टूट पड़ी थी। लात घूंसे या वे आघात जो मैं अपने शरीर द्वारा कर सकती थी। उसी दौर में मैंने मुकुंद के कंधे को छुआ था, मगर मुकुंद ने मेरा हाथ झटकते हुए घृणा से कहा, यह शहरी साजिश, यह अमीरों का खूनी खेल। इसमें शक नहीं कि मुकुंद के टखने घुटने टूट गए थे। हमारे ग्रुप के लड़कों की पसलियों में चोट आई थी और कुछ ही मिनटों में राग रंग उजड़ गया था। मुकुंद, सब्र से काम लो। अंधेरे उजाले के इस संसार में अंधेरे से घबराकर उन चीजों से नफरत मत करो जो हमारी हो सकती हैं। उन तंतुओं को मत तोड़ो जो कराह कर रह जाएंगे, मगर करुण शब्द हम सुन नहीं पाएंगे। हाँ, बाद में ना भी पछताए, कभी उनके लिए तड़पेंगे जरूर। बाद में मुकुंद से मैंने ऐसा ही कुछ कहा था, मगर इसके बाद एक निःशब्द बेआवाज मंजर था, जैसे चुप्पी ही हमारा विकल्प हो। हम इस मामले को प्रिंसिपल तक ले जाएंगे, सुनवाई नहीं होगी तो हड़ताल करेंगे, मैंने कहा था। और मुकुंद चुप थे। टूटन शरीर की ही नहीं, मन की भी मुकुंद महसूस कर रहे थे। हाँ, करेंगे स्ट्राइक, कहते हुए मुकुंद की आंखों में समाई ओस की बूंदें पिघलकर बाहर आने को थीं। मगर दूसरे दिन से ही क्या हुआ? मुकुंद मेरा इंतजार करते रह गए होंगे। मेरा कॉलेज जाना बंद हो गया। मुझ पर ऐसे पहरे थे जैसे बंदियों पर होते हैं। फर्क इतना था कि ये लाड़ दुलार भरे पहरे थे। कैसे कहा जाए, पिता का किला लड़की के लिए कितना मजबूत होता है। इसमें कोई सुरंग नहीं बनती। हाँ, उड़ा जा सकता है, जिसे भागना कहते हैं। लड़की का भागना ऐसा ही है जैसे कत्ल को अंजाम देना। सजा भी मृत्यु दंड या उम्र कैद के रूप में होती है। मुकुंद ही कहते थे, गुलाब का फूल और गरीब का दिल टूटने से कोई बचा ले, उसका लोहा माना जा सकता है। कहीं पढ़ा था यह वाक्य। हाँ, मैं ना अपना दिल टूटने से बचा सकी, न मुकुंद का, और गुलाब तो उसी दिन लहूलुहान होकर खत्म हो गया। मगर क्या मैंने कभी मुकुंद से विवाह करने की सोची थी? शायद नहीं। प्यार करते समय विवाह का ध्यान किसे आता है? जिन्हें आता होगा वे प्यार नहीं, विवाह ही किया करते हैं। मुकुंद असमंजस में है, यह मुझे पता चला था। सोच रहे थे रति बीमार है या कहीं गई है। कोई बताए, शेरनी की तरह व्यवहार करने वाली रति बकरी जैसा जीवन कैसे काटेगी? कॉलेज में भाषण देकर छात्रों और अध्यापकों को स्तब्ध कर देने वाली रति अपनी चिकनी देहरी लांग कर कॉलेज तक क्यों नहीं आ सकेगी? नदी की तरह हहराती गहराती रति की जवान गति को कौन बांध सकता है? तू उस लड़के से शादी का सपना तो नहीं देख रही? जब मां ने मुझसे पूछा था तो मैंने इतना ही कहा था, मेरी और उस लड़के की तौहीन न करो। मैं उसी दिन गई थी मुकुंद के पास और मुकुंद खिल उठे थे। बोले, अरे बेरहम जकड़नों का अंदेशा था, वह तो दूर दूर तक नहीं। संतोष से लवरेज नजर लिए वे स्ट्राइक के बारे में कुछ कहना चाहते थे। बेहद आत्मीयता से भरा चेहरा, जैसे 1 महीने के अलगाव में वे मेरे साथ घनिष्ठता की हद तक गुथ गए हों। जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ने का जज्बा मोहब्बत ने दिया हो। मगर मुकुंद की आशा के विपरीत मैंने उन्हें एक तस्वीर दिखाकर कहा था, देखो इस आदमी से मेरी शादी हो रही है। माँ बाप का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा है ब्याह के रूप में। कुछ दिनों की मोहलत दो, शादी को निपटाऊं, फिर बड़ी योजना बनाएंगे। स्ट्राइक ऐसी जो छात्रों के लिए आंदोलन बने, नहीं तो कुछ कर गुजरने वाले विद्यार्थी ऐसे ही डरते रहेंगे। यह विश्वविद्यालयीन आतंक है, तुम उदास न होना। कोई साथी बीमार भी तो हो जाता है, कोई साथी कहीं जाने के लिए भी तो निकल सकता है। बस ऐसे ही। विवाह? मुकुंद के मुंह से निकला।
अरे मैं धान का पौधा नहीं हूं जो बाप के आंगन से उखाड़कर पति के घर में रोप दी जाऊंगी। मैं आऊंगी माधव। मुकुंद ने न जाने इस बात को इस तरह क्यों लिया, जैसे मैं सोच रही हूं कि निर्धन लड़के धनाढ्यों की बेटियों को फांसते हैं अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए। कितना छोटा तुच्छ सोचा उन्होंने। मैं बहुत आहत हुई। फिर चंपा वृक्ष के नीचे मुकुंद का हाथ पकड़कर सौगंध ली थी। हम साथी हैं, इसका आशय मुकुंद क्या जानते नहीं थे कि इंसानियत, कर्तव्य बोध और शक्ति का संचयन, इन सब का सामंजस्य ही नई राह बनाता है। इसके लिए उम्र ज्यादा हो जरूरी तो नहीं। ब्याह निर्विघ्न हो गया। प्यार के कितने रंग होते हैं। मुकुंद माधव ने शादी कर ली और कॉलेज छोड़कर नौकरी भी। कॉलेज के साथियों ने यदा कदा मुकुंद के बारे में बताया। मेरे दिल में टीस उठती थी। अब मैं लौट कर जाऊं तो किसके साथ अपने अभियान पर जाऊं? क्या ऐसा हमख्याल साथी मिलेगा? हमारे समाज का हाल जो है उसमें हमें बिछड़ना ही था, क्योंकि हमारे मकसद को समझने से ज्यादा हमारे इश्क को सेक्स बनाकर समझा गया है। ऐसे ही कि जैसे हमें एक दूसरे का जिस्म ही चाहिए हो। मुकुंद भी अडिग नहीं रह सके, क्योंकि ज्यादातर लड़के लड़की के दम पर ही अपने फैसलों को लाद देते हैं। मेरा ब्याह हो गया, मुकुंद ने ब्याह कर लिया, बस हो गया हमारे संबंधों का खात्मा। नहीं सोचा कि हमारे बीच विवाह संस्कार का क्या दखल। दखल, यह शब्द अपनी पूरी अराजकता के साथ हमारे बीच मौजूद है। क्या मेरे पति ने मेरे किसी पुरुष मित्र को उसी तरह मान्यता दी जैसी कि मेरी स्त्री मित्र को देते हैं? मैं अपने प्रेम में नहीं, धीरे धीरे दहशतों की ओर बढ़ चली। मैं पति के लिए सौंदर्य की पुतली जिसे कोई भी लुटेरा लूट ले जाएगा। यदि मेरा चलन किसी कुलीन पत्नी के रिकॉर्ड से मिलाया जाए, खरा उतरेगा। मैं मुकुंद को भी दोष कैसे दूं? किसी स्त्री के पति को स्त्री का पुरुष मित्र अग्नि परीक्षा देकर भी नहीं समझा सकता। मैं पत्नी होकर अविश्वास की पात्र मुकुंद की साथी थी, अब प्रेमिका के अलावा कुछ नहीं। क्या मैं सोच पा रही हूं कि मुकुंद मेरे लिए तड़पते होंगे, या उनकी पत्नी गंवार है, कुरूपा है, जाहिल है? यह सुनकर मुझे खुशी हुई। केवल इतना ही ध्यान आया, कॉलेज में मुकुंद को ब्रिलियंट कहते हैं। जयप्रकाश कह रहा था, जिज्जी बुरा हाल है उनका। तूने कब देखा उन्हें? जब तक मिल जाते हैं फटीचर साइकिल लिए, पाँव में ढंग की चप्पलें तक नहीं, कायदे के कपड़े भी नहीं। बेचारे बेचारे, मैं अपनी जुबान काट कर रह गई। मैंने अपने ऊदे रंग की सिल्क साड़ी पर गौर किया। मैंने अपने चिकने चेहरे और मेकअप पर गौर किया। क्या ऐसी भव्यता में खो जाना ही मेरा लक्ष्य था? अन्याय के विरुद्ध हड़ताल, आम आदमी के हक के लिए आंदोलन और समाज में बदलाव के लिए क्रांति, कैसे कैसे मंसूबों को क्रियान्वित करने की शुरुआत की थी। हमें कितने पठार पहाड़ पार करने थे। मैं गृहस्थ के पार वाले किनारे पर खड़ी मुकुंद की प्रतीक्षा में थी। तभी स्टेशन पर जयप्रकाश आ गया। मैं समझ गई, पति का भेजा दूत मेरा भाई मेरी सुरक्षा की खातिर भेजा गया है। आह, सुरक्षा स्वतंत्रता को कहां कहां से बांधती है। कोई हम औरतों से पूछे, क्या पति जानते हैं कि स्टेशन पर मुकुंद भी आएंगे? कोई अन्य पुरुष आए, वे इतना तो अवश्य जानते हैं कि रति भाई से पिंड नहीं छुड़ा पाएगी। मैं अनिच्छा पूर्वक मुस्कुराई। जयप्रकाश को देखकर लगा मुझे जल्दी से जल्दी खींचकर ले जाएगा। स्टेशन पर टिकना भी कौन चाहता था? मैं थी कि देखना चाहती थी मुकुंद का अपनी ओर बढ़ते जाना, मेरा मुस्कुराहटों में खिलकर उन्हें देखना। जयप्रकाश ने अटैची उठा ली, मगर मेरे पांव उठे तब ना। आंखें हर ओर से मुकुंद के आने की कल्पना में बिछी हुई। कैसे मानूं कि वे आए नहीं? हो सकता है मेरी पहचान धूमिल पड़ गई हो। 20-22 साल के लड़के और 50-55 के आदमी में तरुणाई के कितने निशान बचे होंगे। क्या पता रेल का डिब्बा डिब्बा झांक रहे हों और मेरी नजर घुंघराले काले बालों तथा सांवले चेहरे पर डोरीदार नई नई मूछों वाले युवक को तलाश रही हो। जिज्जी चलो। उफ,
यह लड़का पांव में हवा बांधकर आया है। मुकुंद नहीं दिखे। मुझे संस्था का बैनर टंगा हुआ दिखाई दिया। बड़े बड़े लाल हरफों में सफेद कपड़े पर समारोह की सूचना। मेरा बस चलता तो मैं मक्खी बनकर सिकुड़ गई होती, क्योंकि अब संस्था के जिलाध्यक्ष विश्वामित्र वाचस्पति के प्रकट होने की पूरी संभावना थी। मिल गए तो बस मुझे बांधकर ले जाएंगे। मैं भी लड़की के उत्साही साहसी जीवन से निकलकर स्त्री के ऐसे अनुकूलन में ढल गई कि अपने सरोकार भी अपराध बना लिए। क्यों आई हूं संस्था का बहाना लेकर? क्या जरूरत थी इस कार्यक्रम से मुकुंद से मिलने को जोड़ने की? यह नहीं कह सकती थी मेरे कॉलेज का साथी है, उससे मिलना मेरे लिए जरूरी है, अतः जाना ही होगा। पत्नी का चेहरा इस तरह पहना कि कायर की चिप्पी भी साथ चिपका ली। क्या मुझे प्रेम भरी दुनिया नहीं चाहिए थी? जयप्रकाश पार्क में बैठ लें, शायद। तब तक मुझे और जयप्रकाश को टेम्पो वाले ने पिछिया लिया। अच्छा लग रहा था। कम से कम वाचस्पति की कार से तो बच गई और आओ देखा न ताओ टेम्पो में अटैची रख दी। यकायक जयप्रकाश चिल्ला उठा हाथ ऊंचा करके, मां साहब इधर इधर। वहां कहां? अरे इधर। सफेद कुर्ता पाजामा पहने एक आदमी पास आया। जयप्रकाश उत्साहपूर्वक बोला, जिज्जी लो, अपने मुकुंद महाराज भी आ गए। मुकुंद, मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगे। आंखें खुली थी मेरी, होठों को चुप्पी ने कस लिया। सचमुच तुम मेरी दुनिया में आ रहे हो? रात है या दिन? हौले हौले आंखें बंद हो गईं। पलकें उठाकर क्या देखूं? होठों पर हरकत है अब। तुम रति? अरे एकदम बदल गई हो। कहां पहचान पाता? कहो बिना मिले ही लौट जाता। यह कहा मुकुंद ने? नहीं। अरे तुम तो वही हो, थोड़ी बहुत बदली हो। इधर देखते ही पहचान लिया। कुछ कहा मुकुंद ने? नहीं। न जाने कितनी ध्वनियां, कितने स्वर। एक अजनबी सा शख्स सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। बदल गया है रूप रंग, आंखों में चमकते सितारे वही हैं। जयप्रकाश ट्रैक्टर के पुर्जे उठाने के लिए रास्ते में उतर गया। और दिन होता तो उसे कोसती, यह लड़का सारे काम तब के लिए ही जमा रखता है जब मुझे स्टेशन से लेने आता है। घर चलो, मुकुंद का पहला वाक्य। फिर दोनों की नजरें मिलीं। दोनों ही चुप रहे। मैं तुम्हें घर ले जाने आया था। उनका दुबला चेहरा और सफेद पतली मूछें। क्या बदला है हमारे बीच? कुछ भी तो नहीं। सिर्फ कैलेंडर में दिन, तारीख, महीने और साल बदलते रहे। दाम्पत्य का बोझ बढ़ता रहा, मगर इस एक पल ने समय की शिला पलट डाली। थोड़ा सा साहस, थोड़ी सी लगन चाहिए पहाड़ पलटने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए। यहां जवानी की खूबसूरतियां अपने चेहरों की नुमाइश नहीं करती। घर घर ही चलना है। हाँ, मुकुंद की आंखों में पहली बार मुस्कुराहट थी। नहीं नहीं, अरे हर बार बिना मिले ही निकल जाती हो। डरती हो? मैं तो कभी नहीं डरी। झूठ। ब्याह डर के मारे ही तो कर लिया था और फिर कभी लौटी नहीं। मैं क्या कहती अब? यही कि मुकुंद, काश तुम मेरी तरह लड़की होते, फिर स्त्री होते, बच्चों को जन्म देते, उन्हें पालते, साथ ही पत्नी होते। इतने बंधन कम तो नहीं? मैं डरी नहीं, बंधन में बंध गई, शक संदेहों में घिर गई। आज का समय समझ लो कि मेरी बगावत में शामिल है। यह आजादी का पहला घूंट है जिसे बूंद बूंद बचाकर पी रही हूं, मगर है यह दहकती दास्तान। क्या कहोगे मुकुंद अपने घर में? साथी बताओगे? औरत मर्द का साथी रूप में स्वीकार समाज में तो है नहीं ये सब बातें। अरे अपनी बेटी से वादा करके आया हूं कि तुम्हें लाऊंगा। वादा? मुझे? मैं चौंक कर बोली तो वे हंस पड़े, जैसे हंसने का बहुत मन हो उनका। दोस्ती और भी गहराई। देखो, तुम्हारी चिट्ठी इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे फाड़ना तो दूर, छिपा तक नहीं सका। कुर्ते की जेब में रहने दी, जिसको मेरा हाथ बार बार छू लेता था। शकुंत बेटी ने कुर्ता धोना चाहा, चिट्ठी निकाली, पढ़ी और फिर से कुर्ते की जेब में रख दी। कुर्ता धोया नहीं,
मैं उनके सफेद बालों की लहरों को देख रही थी। मैं मुकुंद के संबंध को कितने जतन से छिपाती रही कि यह किसी तरह बदनाम न हो, गुप्त धन की तरह संजोए रही। कॉलेज के जमाने में इसी बात पर लड़ी थी कि लड़कों के बीच दुश्मनी चुनाव को लेकर कम, लड़की का मामला बनाकर ज्यादा है। अपने और मेरे संबंधों को उजागर करते हो, तुम्हें वाहवाही मिलती है, मुझ पर थूकते हैं लोग। इस अंतर को जानते हो? मुकुंद का आज भी वही मिजाज है। इस संबंध को मिटाना चाहा रति तुमने। यदि कायम रखना चाहती तो छिपाती नहीं, छिपाकर हमारी भावनाएं गुनाहगार बना दी। मेरे भीतर फिर संस्कारवान स्त्री बोली, मेरी बर्बादी के आसार तुम्हारे पास आते ही पड़ जाते हैं। नीलम लॉज इसलिए ही नहीं आई थी। नहीं चलना चाहती न सही, अभी तक रूढ़ियों को पाले बैठी हो। पत्नी की नजरों में मैं क्या होंगी? बोलो। डॉक्टर? चलो कह दूंगा लेडी डॉक्टर आई है, बीमारी हो तो बता दो। मुझे अनचाहे ही हंसी आ गई, फिर झल्लाहट भी। आदमी छोटी जगह में रहकर शालीनता की इबारत भूल जाता है। मैं मुकुंद से मिलने आई हूं और ये साहब घर की रट लगाए हुए हैं। घर की बात एक भयानक तस्वीर बनती जा रही थी। जयप्रकाश को साथ लेकर मुकुंद के साथ बस में बैठी। बस चल दी। क्या हम सही तरीके से प्रबुद्ध और प्रौढ़ हुए हैं? इज्जत के भय में डूबी मैं और अपने संबंध का डंका बजाकर मुकुंद आखिर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? डर के रहते साहचर्य जिसमें मोहब्बत मिली हो कैसे जी सकता है? मैं सहसा अनजाने भय में बोली, ले तो जा रहे हो, ज्यादा देर न रुकूंगी। सोच रही थी इनकी पत्नी मुझे डॉक्टर भले मान ले, क्या मैं यह नाटक कर पाऊंगी? वैसे भी पति के मामले में औरत बड़ी सतर्क होती है। यहां तो वह स्त्री अशिक्षित गंवार भी है, मतलब और भी खतरनाक। कहां जाना था, कहां आ पहुंची। मेरे स्तर की औरत को यह शोभा देता है क्या? प्यार से ज्यादा प्यार की भावना का ही महत्व होता है, अब समझ में आ गया। प्यार का खूबसूरत लम्हा कातिल होता है। बस से उतरने के बाद धूल धूसरित गलियों से निकल रही थी। अपनी ऊदी सिल्क की साड़ी ज्यादा ही चमकदार लगने लगी। गांव के लिए यह चमक अजनबी थी। अचानक पेड़ों से चिड़ियों के झुंड उठे। गाय भैंसों की सहमी सी आंखें थीं तो नंग धड़ंग बच्चों की आंखों में अपार कौतूहल। चुप चुप से गांव में धीमा धीमा शोर उठा। मैं तमाशे से कम नहीं। घर आ गया। आगे आगे मुकुंद और पीछे पीछे मैं। अचानक कल्पना ने डैने खोले। अगर मैंने मुकुंद से शादी कर ली होती तो संग साथ का दृश्य यही होता, एकदम यही। मैं जैसे आधे घूंघट में छिपी बहू की तरह मुस्कुराई। कल्पना यह भी शानदार है। दरवाजा खुला था, काश बंद होता। मेरे पांव में झुनझुनी लगी थी। आखिर किससे डर रही हूं? झिझक भी किससे? मेरा परिचय यहां किसी संदेह का शिकार नहीं। गुलाबी रंग के शलवार सूट में लगभग 18 साल की युवा लड़की सामने आ गई। अभिवादन हाथ जोड़कर किया। मेरा हलक सूखने लगा। यहां हर नए व्यक्ति को टटोलने में मेरा असली चेहरा खुल जाएगा। उफ, यह मुठभेड़ जैसा आतंक, इसके बीच प्रेम का हौसला, साथ का भरोसा, मरता क्यों जा रहा है? सामने पत्नी आ गई मुकुंद की। लगा हम दोनों एक दूसरे के शत्रु, हम निश्चित ही एक दूसरे को अपना कातिल मानेंगे। उफ, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है कि मैं अपने सबसे प्रिय मित्र के आग्रह पर निशाने पर आ गई। मध्यम कद की स्त्री, चौड़ी नाक और पतले होंठ, नाक में सफेद नक की लौंग, पीली सूती साड़ी का सीधा पल्ला, हाथों में मैली सी कांच की चूड़ियां। देखते ही देखते अपराध बोध जागा। मैंने ही तुम्हें इस मंजिल पर लाकर पटका है मुकुंद। तुम्हारा साथ छोड़कर चली गई, क्या इसीलिए ही मिलने को व्याकुल रहती हूं? या कि मेरे पति की बातों में वह नहीं जो शकुंत बिटिया कुर्सी लाओ। पत्नी की महीन आवाज है। ये डॉक्टर साहिबा हैं, इलाज करती हैं, कहकर मुकुंद अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। दोहरे अर्थ में वाक्य बोलने की पुरानी आदत छूटी नहीं।
कोई तकलीफ हो तो बता देना। हाँ हाँ बता देंगे, पर तुम यहाँ ठाड़े क्या कर रहे हो? पत्नी ने मुकुंद को खड़ा नहीं रहने दिया वहां। मैं अकेली क्या बातें करूंगी? जब मैं अकेली और असहाय सी, क्या ताड़ गई है यह? अच्छी तरह बैठ जाओ, हम तो खाना बना चुके आपके लिए। शकुंत के पिताजी आपको लिबा तो लाए, पर हमसे छिपा रहे हैं। तभी ना डॉक्टरनी का रूप धरा दिया। कहकर वह उजले दांतों से हंसी। मैं थर्रा गई। वह कुर्सी के पास जमीन पर पटरा डालकर बैठ गई। अब कुर्सी का आर्म अपने हाथ से पकड़ लिया और बोली, कुर्सी डगमगा रही है, एक पांव ढीला है इसका, सो हम पकड़े हैं, आपको गिरने नहीं देंगे। ठीक से रहते हैं आप लोग, घर तो अच्छा बना है, मैंने कहने के लिए कहा और इधर उधर देखने लगी। बहन जी अच्छी तरह ही हैं। उसने सिर झुका लिया। लड़की चाय ले आई। कप अच्छे थे, मग नहीं थे, प्लेट साथ थी। बहन जी हमारी शकुंत ने बीए करी है, इसकी 2 बड़ी बहनों की शादी कर दी। आपका एहसान मानेंगे बहन जी, 2 बेटी सुखी हैं, उनके सगाई संबंध आपका नाम लेकर ही हुए हैं। वो कैसे? मैं चौंकी। जौन संस्था से आप जुड़ी, उस संस्था में बड़े बड़े एहलकार आते जाते हैं, वे आपको भी जानते हैं। सगाई के पहले आपका जिक्र चलाया, बताया वे हमारी खास हैं। देख लो कि वे तुरंत तैयार हो गए। आजकल पैसा न हो तो रुतबा हो बहन जी। कुछ दिन पहले तुम्हारी चिट्ठी आई, शकुंत ने ही पढ़ी, हमें भी सुनाई। पूछो नहीं हमें कितने खुशी भई। अब तो आपको साक्षात देख लेंगे गांव के लोग, समझ भी लेंगे कि हाँ भाई मेल प्यार है। शकुंत के पिताजी झूठ नहीं बोल रहे थे। बहन जी हमारे बच्चन के शीश पर आपका हाथ रहे, आती जाती रहा करो। आपके आने से हम भी इज्जतदार। कहने के बाद शकुंत की मां ने आंखें मूंदकर हाथ जोड़ लिए। उफ, इस स्त्री की यह पवित्र प्रार्थना। मैं पथरीली शिला हो गई, न आंखें मिली न होंठ हिले। जुबान पर लकवा चढ़ा है, थूक भीतर ही भीतर लील रही हूं, मगर मन में लगाव जुड़ाव की अमृतमयी लहरें, इस घर के माथे पर मोहब्बत की लड़ियां, शकुंत के लिए आशीषों की झड़ी, क्या क्या उमड़ आया बरसने के लिए। मैंने भी आंखें मूंद ली, हाथ जोड़ लिए, बस इतना कह पाई, दोनों विवाहित बच्चियों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बरसों से जमी शिला के नीचे गोमुख फूटा, आंखें भर आईं। इसके अलावा क्या कहूं और किस तरह बताऊं कि जब हमारे लगाव जुड़ाव सामाजिक सभ्यता द्वारा कुचल दिए जाते हैं, तब हम अपने पुराने भरोसों के सहारे जी उठते हैं। दुनिया में आने का मकसद अपनी और दूसरों की जिंदगी के लिए भरोसेमंद और जिम्मेदार होना है। मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। खाना खाने के बाद अपनी स्वाभाविक उल्लासमयी हंसी में हंसना बहुत दिनों बाद नसीब हुआ। शकुंत की मां की गर्म हथेली अपने हाथ में लेकर विदा के समय बस इतना ही कहा, मैं अब तक यहां आने से बचती क्यों रही? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।